अब हम करेंगे चैप्टर 9 के एक्सरसाइज के सम्स। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज मतलब इसकी हाइट दी हुई है, इसको बोलते हैं एच ओ। 2.5 सेंटीमीटर, प्लेस 20 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 27, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है, कैपिटल आर दिया है तुम्हें 36, वो भी माइनस लेंगे। जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमेशा हाफ होती है फॉर मिरर, तो 36/2 करोगे तो 18 सेंटीमीटर आएगा। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to receive a sharp image? हमें इमेज फाइंड करनी है। इमेज के लिए कहाँ स्क्रीन रखनी है? तो मिरर के लिए सिंपल फॉर्मूला होती है 1/u + 1/v = 1/f। u की जगह डाल देंगे -27, v की जगह डाल देंगे, सो v फाइंड करना है, f की जगह डाल देंगे -18। ये प्लस में ले जाते हैं तो 1/v बन जाएगा 1/27 - 1/18। इस तरफ तो 1/v नीचे में 54 कर देते हैं। कॉमन फैक्टर इनका 27 के लिए 2 चाहिए और 18 के लिए चाहिए 3, तो v बन जाएगा 54/-1, यानी v मिलेगा तुम्हें -54 सेंटीमीटर। मतलब जो स्क्रीन है वो 54 सेंटीमीटर पे रखनी पड़ेगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। फिर लिखा है डिस्क्राइब द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला होती है HI/HO = -v/u। हमें HI फाइंड करना है। HI -v की जगह ले लेंगे -54, जो u है वो -27 है, जो HO है वो तुम्हें दिया है 2.5, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बचेगा तो HI बनेगा -2 × 2.5, तो HI बन जाएगा -5। आंसर माइनस में है, माइनस मतलब डाउन साइड, तो हम इसको लिखेंगे इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल बनेगी, साथ में क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये बन गया नेचर और साइज। फिर बोला द कैंडल्स मूव क्लोजर टू द मिरर, स्क्रीन कहाँ मूव करनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे इफ candle is moved closer to the mirror, then image formed, then image formed या image move away from mirror, तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो इमेज है वो पीछे चलती जाएगी। द स्क्रीन is also moved away from mirror। स्क्रीन पे बनानी है हमको, तो स्क्रीन को भी हमें दूर ले जाना पड़ेगा। क्लियर? अभी हम करेंगे एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 4.5 सेंटीमीटर निडल की हाइट दी हुई है, इसको बोलेंगे HO। 4.5 सेंटीमीटर is placed 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। U दिया है -12 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड है इसलिए। फोकल लेंथ 15, F दिया है 15 और कॉन्वेक्स मिरर है, F लेंगे पॉजिटिव। Give the location of the image of magnification, describe what happens when needle is moved farther from the मिरर। सबसे पहले लोकेशन फाइंड करनी, V फाइंड करना है।
तो फॉर्मूला हम लगाएंगे एरर की 1/u + 1/v = 1/f। u ले लेंगे -12, v हमको पता नहीं, फोकल लेंथ 15, इसको वहाँ ले जाएंगे तो 1/v बन जाएगा 1/15 + 1/12। इसका एलसीएम करेंगे 12 + 15/15 × 12, रेसिप्रोकल कर देते हैं 15 × 12/27। तो 3 की टेबल लगाएंगे, 27 पे 3 की टेबल कितनी बार लगेगी, 9 टाइम्स, या 9 की टेबल चाहिए 3 की लगाते हैं, तो 3 की इस ऊपर लगेगी 5 × 12/3 की टेबल लगेगी 9 टाइम्स। फिर इस पे 3 की टेबल लगाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/3 और ये हो जाएगा 4, 20/3, 20/3 यानी 6.67 पॉजिटिव वैल्यू आई। और इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, डायरेक्ट बनेगी, यानी सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। फिर मैग्नीफिकेशन ले लेते हैं HI/HO, क्योंकि हमें साइज भी फाइंड करनी है, HI फाइंड करना है। -v दिया हमको 6.6 है, उसको 20/3 लिखते हैं। u जो है वो -12 है, और यहाँ से जो HO है वो ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, HO दिया 4.5, सॉरी 120 नहीं है, u है 12। फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 × 4.5/3 × 12। तो इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसको 0 इसको दे देते, 45 है 2 की टेबल 6 लगा देते हैं, तो ऊपर 45 हो जाएगा, नीचे 3 × 6 हो जाएगा। फिर 3 की टेबल पे लगेगी तो 15 टाइम्स लगेगी, 6 हो जाएगा। फिर 3 की टेबल लगाएंगे तो नीचे लगेगी 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी मैग्नीफिकेशन साइज जो आएगी वो 2.5 आएगी। मतलब ध्यान से देखो तो एक्चुअल साइज 4.5 थी, ये साइज 2.45 हो गई, मतलब छोटी साइज हो गई, तो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड हो गई, छोटी हो गई। और लास्ट में पूछा है कि needle is moved farther from the mirror if needle is moved farther from mirror, then image is also moved away from mirror। कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे इमेज भी पीछे जाएगी, लेकिन इमेज पीछे कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम फोकस तक, फोकस से ज़्यादा पीछे नहीं जाएगी। जैसे फोकल लेंथ ये 15 सेंटीमीटर है, अभी इमेज कितनी बनी थी 6.67 पे, अगर यू हम पीछे लेते जाएंगे ना तो 6.67 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 15 तक, 15 से ज़्यादा भी नहीं जाएगा। क्लियर बेटा एवरीवन? डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। A tank is filled with water to height of 12.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, मतलब कि वाटर लेवल इतना है। The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर, और जो इमेज हमको दिख रही है वो 9.4 सेंटीमीटर, मतलब एक निडल है वो लिक्विड के अंदर पड़ी है। लिक्विड की एक्चुअल हाइट 12.5 है, लेकिन निडल हमको कितना ऑब्जर्व हो रही है, 9.4 सेंटीमीटर ऑब्जर्व हो रही है। तो फाइंड करना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो एयर का तो होता है 1, वाटर का हमको फाइंड करना है। तो मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाई थी, HI/HO इज इक्वल टू N ऑब्जर्वर अपॉन N ऑब्जर्व्ड। मतलब जब हम एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो हाइट में क्या चेंजेस आता है, तो बोलते हैं HI/HO इज इक्वल टू N ऑब्जर्वर अपॉन N ऑब्जर्व्ड। इसमें HI तो पता, सॉरी HI की वैल्यू दी हुई है,
एच आई दिया हुआ 9.4 सेंटीमीटर, एच ओ है 12.5 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वर जो है वो हम ऑब्जर्व करें बाहर से, बाहर मतलब एयर की बात हो जाती है। ऑब्जर्व क्या हो रहा है, निडल, निडल किसमें है, लिक्विड के अंदर, तो उसको बोलेंगे एन वाटर। 9.4 सेम, 12.5 सेम, एयर का रिफ्रैक्टिव 1 है, एन वाटर हमको फाइंड करना है, तो एन वाटर को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो एन वाटर को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मिलेगा 12.5 अपॉन 9.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी 1.33, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, वाटर का। 1.33 मिल सकता है, 1.32 भी मिल सकता है, वो तुम कैलकुलेट खाली एक बार कर लेना। क्लियर, ये मिल गया तुम्हें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे अभी क्वेश्चन बाकी है, आगे क्या बोला है, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, अब पानी की जगह एक और लिक्विड ले रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है। सिंपल बात है, लिक्विड चेंज कर देंगे तो इमेज स्पीड बदल जाएगी। अप टू द सेम हाइट, क्या सेम है, एक्चुअल हाइट सेम है 12.5, मतलब लिक्विड की जो हाइट है वो 12.5 है, खाली वाटर की जगह दूसरा मटेरियल डाल दिया, इमेज तो बदल जाएगी। तो बोला अबाउट व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस ऑन द निडल अगेन, तो अब कितना इमेज में चेंज आएगा। तो क्या करेंगे, एच को दिया है फिर से 12.5, एच आई अब नहीं दिया, उसको एच आई डैश बोल देते हैं। अब एयर की जगह तो एयर है, लेकिन वाटर की जगह एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिवनेस 1.63 है। फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू एन ऑब्जर्वर अपॉन एन ऑब्जर्व्ड। इसमें एच आई डैश हमको पता नहीं है, एच ओ पता है 12.5। फिर इसमें एन ऑब्जर्वर की हम वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर मैं एन ऑब्जर्व की इसमें वैल्यू पुट करूं तो एन ऑब्जर्वर तुम्हें दिया हुआ है, यानी इसको ले लेंगे एयर, और ऑब्जर्व किसका होगा, ऑब्जर्व होगा लिक्विड का। हमें एच आई डैश फाइंड करना है, ऑब्जर्वर है सॉरी एयर है 1, लिक्विड का 1.63, और ये जो 12.5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 12.5 को अगर हम 1.63 से डिवाइड करें तो ये मिलेगा 7.66, 7.66 और 67 सेंटीमीटर। तो बोला कि माइक्रोस्कोप को मूव कितना करना पड़ेगा, तो सिंपल बात है, पहले वो इसको देख रहा था 9.4 तक, अब 7.67 को दिखेगा, तो मूव कितना करेगा, तो उसको बोलेंगे डेल्टा एच, एच आई माइनस एच आई डैश। एच आई कितना है 9.4 था, इसमें से क्या माइनस होगा 7.67, तो अगर 9.4 में से हम माइनस करें 7.67 तो मिलेगा 1.73, यानी इतना सेंटीमीटर उसको मूव करना पड़ेगा। क्लियर सबको बेटा, इजी है, कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं क्लियर कर दूँ। क्लियर, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Figures A and B show refraction of an incident ray in an air at 60 degree with normal to glass air and water air interface respectively। पहले है ग्लास एयर, फिर एयर वाटर। पहले एक रे एयर में से ग्लास में एंटर हो रही है, दूसरी बार एयर में से पानी में। Predict the angle of refraction of incident ray in water at 45 degree with the normal to water glass interface। बोला अगर रे वाटर में से ग्लास में जाए तो वाटर का एंगल 45 है, तो ग्लास में एंगल कितना होगा। मतलब तीन सिचुएशन है, पहली बार एयर में से ग्लास जा रही है, दूसरी बार एयर में से वाटर जा रही है, तीसरी बार वाटर में से ग्लास जा रही है, तो ग्लास वाले के पास कितना एंगल बनेगा फाइंड करना है। बाकी एंगल तुम्हें यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, 3 बार यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। पूरा ध्यान अब स्नेल्स लॉ के बारे में, क्या है ये स्नेल्स लॉ सबको याद होना चाहिए। स्नेल्स लॉ में हम लेते हैं n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2, ये हम 3 बार लेंगे। सबसे पहली बार कब लेंगे, फॉर एयर ग्लास, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एन एयर
साइन 60, ध्यान से देखो पहले वाले का एंगल साइन 60 है, इज इक्वल टू n ग्लास साइन 35। एयर का रिफ्रैक्टिव 1 होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ग्लास का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, साइन 35, तो साइन 35 की वैल्यू होती है 0.5735। फिर हम एन ग्लास को सब्जेक्ट बनाएंगे, √3 होता है 1.73 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.5735। अगर हम इसको सॉल्व करें ये 1.73, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1.73 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.5735, एक इसको डिवाइड 2 से किया, फिर डिवाइड किया 0.5735, तो ये मिलेगा 1.508। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिल गया। फिर हम यूज करेंगे फॉर सेकंड नंबर एयर वाटर, फॉर एयर वाटर। अब एयर वाटर के लिए करेंगे तो लिखेंगे फॉर्मूला Na साइन 60, ऊपर देखो डायग्राम में एयर में एंगल 60 है, इज इक्वल टू एन वाटर W साइन 41, का एंगल कितना है 41 है। एयर का रिफ्रैक्टिव 1 साइन 60 होता है √3/2। एन वाटर हमको पता नहीं, साइन 41, तो मैं साइन 41 की वैल्यू निकालूँ होगी 0.6560। तो अगर हम एन वाटर को सब्जेक्ट बनाए तो √3 यानी 1.73 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.6560। इसको अगर हम सॉल्व करें 1.73 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.6560, तो ये मिलेगा 1.32 के अराउंड, 1.32। ये मिल गया हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने एक बार रेफरेंस ग्लास का फाइंड किया, फिर वाटर का फाइंड किया। अब हम जो तीसरा लेंगे, थर्ड नंबर, वो किसके लिए लेंगे, फॉर वाटर ग्लास, वाटर ग्लास। तो वाटर ग्लास के लिए क्या करेंगे, एन वाटर साइन 45 इज इक्वल टू एन ग्लास साइन थीटा, क्योंकि इसका थीटा हमको पता नहीं है, वो फाइंड करना है। वाटर का रिफ्रैक्टिव 1.32, साइन 45 होता है डिवाइड बाय √2, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है। एन ग्लास हमको मिल गया था 1.508, हमको साइन थीटा क्या करना है, फाइंड करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1.32 अपॉन √2 क्या होता है पता है, 1.414, और 1.508 नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1.32 डिवाइड बाय 1.414, उसको फिर से हम डिवाइड करेंगे 1.508, तो हमारी वैल्यू आएगी 0.6190, 0.6190। इसका अब साइन इनवर्स करेंगे, हम इसमें से थीटा निकालेंगे। अगर मैं इसमें थीटा निकालूं तो 0.6190 का थीटा आता है अप्रॉक्सीमेटली 38 डिग्री एंड 14 मिनट, 38 डिग्री 14 मिनट के अराउंड। तो ये हम बन जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल। क्लियर? डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना।